गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। मुझे बताया गया है कि इस गांव को स्फूर्ति भूमि का नाम दिया गया है। अनेक क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा के साथ आजीवन योगदान देने वाले बाबा साहब के इस पैतृक गांव को स्फूर्ति भूमि का नाम दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। मैं आशा करता हूं कि स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा गांव के इस नाम को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में दर्ज करा दिया जाएगा। स्फूर्ति भूमि के आदर्श के अनुरूप पूरे देश के प्रत्येक गांव में समरसता और सौहार्द पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था होनी चाहिए जो उन सभी कुप्रथाओं से मुक्त हो जिनसे बाबा साहब की समतामूलक संवेदना को ठेस पहुंचती थी। यहाँ उपस्थित पूर्व सांसद श्री अमर साबले जी ने इस गांव के लिए सराहनीय योगदान दिया है। अपनी सांसद निधि की अधिकांश धनराशि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में लगाई है। इसके लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। अन्य समर्थ व्यक्तियों और संस्थाओं को भी इसी प्रकार बाबा साहब से जुड़े स्थलों के लिए अपना योगदान देना चाहिए। देवियों और सज्जनों, महाराष्ट्र का यह क्षेत्र भारत के आत्मगौरव तथा मानव मात्र की गरिमा के लिए संघर्षरत महान विभूतियों की कर्मस्थली रहा है। इसी रत्नागिरी जिले से जुड़े रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का उद्घोष किया था और उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। 2 महीने पहले मुझे रायगढ़ दुर्ग में स्थित शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक स्थल को देखने तथा उनकी पवित्र समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के पैतृक स्थल भी इसी क्षेत्र के सतारा और पुणे जिलों में स्थित है और यह क्षेत्र उनकी कर्मस्थली भी रहा है। रत्नागिरी से जुड़े कोल्हापुर में ही छत्रपति शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में महात्मा फूले के आदर्शों को आगे बढ़ाया तथा बाबा साहब के हर तरह से सहायता प्रदान की। इस प्रकार रत्नागिरी के क्षेत्र ने देश को अनेक रत्न दिए हैं जिनमें सभी एक से बढ़कर एक हैं। रत्नागिरी जिले ने एक और मूल्यवान रत्न के रूप में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। इससे रत्नागिरी जिले का नाम सार्थक हो गया है। देवियों और सज्जनों, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की सीख बाबा साहब को अपने पिता श्री राम जी सकपाल से भी मिली होगी, जो फौज में सूबेदार मेजर रह चुके थे। बाबा साहब के आजोबा यानी पितामह श्री मालोजी सकपाल भी फौज में रहे थे। बाबा साहब के पिताजी मानते थे कि देश की रक्षा व सुरक्षा हेतु अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए महार रेजिमेंट में भर्ती होना उन सबका राष्ट्रीय दायित्व है। लेकिन महार जाति के लोगों की फौज में भर्ती पर सन 1892 से रोक लगा दी गई। सेना से सेवानिवृत्त होने के बावजूद बाबा साहब के पिताजी ने उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और श्री महादेव गोविंद रानाडे तथा बम्बई के गवर्नर के समक्ष इस मुद्दे पर ज्ञापन दिया। फौज में महार समुदाय के लोगों की भर्ती के
इस विषय को लेकर वे निरंतर प्रयासरत रहे। अंततः फरवरी 1917 में वह आदेश निरस्त किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय महार बटालियन की स्थापना की गई। देवियों और सज्जनों, शिक्षा और स्वाध्याय के प्रति बाबा साहब की निष्ठा सर्वविदित है। मुंबई में उनके निवास राजगृह में उनका निजी पुस्तकालय अत्यंत विशाल था। शिक्षा और अध्ययन को उन्होंने व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही अध्ययन के प्रति उनके अनुराग का एक रोचक उदाहरण उनके इस पैतृक गांव से जुड़ा हुआ है। जैसा कि लोग जानते हैं कि जिन दिनों बाबा साहब ने सतारा तथा मुंबई में अपनी पढ़ाई की थी, उस समय वे प्रायः परिवार के बड़े लोगों के साथ अपने इस गांव में आया करते थे। शायद जब वे कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनके एक भाई आनंद जी का विवाह इसी गांव में हुआ था। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पूरे परिवार के साथ बाबा साहब भी आए थे। विवाह संपन्न होने के बाद जब सभी को मुंबई वापस लौटना था, उस समय यह पाया गया कि बाबा साहब, जिन्हें भीवा के नाम से पुकारा जाता था, वहाँ नहीं थे। लोगों ने उन्हें खोजना शुरू किया। किसी व्यक्ति ने बताया कि एक बच्चा थोड़ी दूर स्थित एक मंदिर में बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा है। बाबा साहब के पिताजी समझ गए कि वह बालक भीवा ही हो सकता है। परिवार के लोगों ने जाकर पुस्तक पढ़ने में डूबे हुए बाबा साहब को साथ लिया और मुंबई के लिए रवाना हुए। देवियों और सज्जनों, कोविड की महामारी के संकट के दौरान ही इस क्षेत्र के लोगों को जून 2020 में निसर्ग साइक्लोन की आपदा का सामना भी करना पड़ा था। स्टॉप।